Yes, good afternoon, students. So, today we will discuss our last topic of this chapter, and that is infrastructure on the eve of independence. So, let's start. Yes, students, actually, in our previous lecture, we have discussed about the occupational structure on the eve of independence. Okay, and in that lecture, we discussed what is occupational structure. Now, you know that what is occupational structure. So, occupational structure refers to distribution of working population across primary, secondary, and tertiary sector ऑफ द इकोनॉमी। ओके, तो ये अब आपको अच्छे से पता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, और ये मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो आपका 1 मार्क्स में जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देन वी सॉ अ टेबल, हमने एक टेबल देखी, ठीक है, जो ऑक्यूपेशनल जिसमें ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस में जो टेबल जिस टेबल ने क्या शो किया था, जहाँ पर मतलब उस टेबल के अंदर हमने जो ऑब्जर्व किया वो क्या था कि एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, जो एग्रीकल्चर था वो हमारी ऑक्यूपेशन का एक प्रिंसिपल सोर्स था, ठीक है। एंड नियर अबाउट 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर दैट टाइम। ओके, सो हमने ये सब डिस्कस किया था उस टाइम पर, और हमने ये भी उसके बाद जो हमने सेकंड देखा था जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर, हमने ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इकोनॉमी वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर अगर वहां पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है तो वो इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी में आती है। मतलब कि जहाँ जिस इकोनॉमी आप जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करो, तो हर एक डेवलप्ड इकोनॉमी के को हम देखें तो वहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन जो होती है वो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में एंगेज्ड होती है, इसीलिए वो डेवलप्ड है। ओके, और अगर हम जितना ज्यादा हम प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहते हैं उतनी ही हमारी इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो सेकंड हमने जो इसमें देखा था इंडस्ट्रीज की जो हमने देखी थी टेबल में, उसमें क्या देखा था कि दैट इज एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन जो इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि उसका रीजन क्या था कि हमें पता था कि ब्रिटिशों ने हमारे पूरे इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, ओके, जो हैंडीक्राफ्ट थे उन सबको बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो नियर अबाउट 9 to 10% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, एंड देन हमने देखा था ना उसमें हमें ये हमने टेबल में ये भी देखा था कि देयर वाज अ अनबैलेंस ग्रोथ। ओके, द टेबल शोड अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये वो रीजन थे जिनकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट दोनों ही थी। ओके, सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे कि कई बार हमें लगता है हम यही चीज कह देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और शायद फिर हम उसे स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से नहीं बताते, और जिन्हें नहीं पता होता वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि मतलब सब अपना अपना मतलब निकाल लेते हैं, कोई उसको ट्रांसपोर्ट से लेके सोचता है, कोई उसको किसी एजुकेशन से लेके सोचता है, तो कोई अलग अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चलता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट इज जो हमारा है, फर्स्ट इज इकोनॉमिक change, and second is social change. Okay, so students, it's yes, ये फर्स्ट है, ये इससे काट देना, फर्स्ट इकोनॉमिक चेंज एंड सेकंड सोशल चेंज। तो इकोनॉमिक चेंज लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, power, energy, okay, and social change like the growth of educational, health and housing facilities। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आगे सब चीजें आ गई, देखो इकोनॉमिकली भी आ गई और सोशली भी आ गई। इकोनॉमिकली हमने जैसे बताया क्या आया, आपका ट्रांसपोर्ट भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, कम्युनिकेशन भी आ जाता है, ठीक है, बैंकिंग भी आ जाती है, सर्विसेज जितनी भी हैं वो सब इसमें आ जाती हैं, पावर, एनर्जी, ये सब आ जाते हैं। अगर हम सोशली देखें तो सोशली भी सारी के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। सोशल में जैसे आपकी एजुकेशन हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज होगी,
ओके, हाउसिंग फैसिलिटीज होगी। तो ये सब क्या है, इट मीन्स कि सब के सब हमारे किस में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, एंड विच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, जो कि एक कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन रूप में सर्व होते हैं। ओके, तो एक इकोनॉमी का एक किसी भी कंट्री की जो कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो वो इकोनॉमी अपने ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि देखो हमने क्या देखा कि उसमें हर तरह की एक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी लेते हैं, हम उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लेते हैं। आप इसमें देखिए रोड, डैम, ब्रिजेज़, ठीक है? ये सब आ जाते हैं, बैंकिंग सर्विसेज़, इंश्योरेंस सर्विसेज़ सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ठीक है, और हाउसिंग फैसिलिटीज। सो हर एक चीज इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब चीजें आ जाती है। इट मीन्स कि अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, नाउ the state of India's infrastructure on the eve of independence can be described in term of the following observation। तो वो क्या है हमारी, तो ये देखिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट रेलवेज वर developed to transport finished goods from the Britain to the interior of colonial India। तो अब यहाँ पर देखिए आपको पता, पीछे आपने स्टडी किया है कि जो ब्रिटिश थे जब वो हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे यहाँ पर शासन किया 200 साल तक। तो उन्होंने कुछ अच्छे काम तो किए, अच्छे काम किए, लेकिन हाँ, वो जो भी काम किए वो उन्होंने अपने लिए किए, अपने बेनिफिट के लिए किए, हमारे लिए कुछ नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी उन्होंने काम किए उनको हमने बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहे। लेकिन जब तक हमारी इकोनॉमी के अंदर ब्रिटिश रूल रहा तब तक जो है उन्होंने जो भी कुछ हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी वो चीज़ लेकर आए, जिन भी चीज़ों को डेवलप किया, ठीक है? तो जो भी नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की वो सिर्फ़ उन्होंने अपने तक ही लिमिट में रखी, अपने तक ही उनका बेनिफिट रखा, और किसी को भी इंडिया में किसी मतलब किसी भी इंडियंस के लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं था। जो रेलवेज़ था उसको क्या किया गया, उसको उन्होंने डेवलप किया, उसको इंट्रोड्यूस किया रेलवे को इन्होंने, और ये जो है लेकिन वो किस चीज़ के लिए किया गया, टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडिया। यानी कि ब्रिटेन से जो वो फिनिश गुड्स बनाते थे, जो अपनी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में जो फाइनल गुड्स बनाते थे, उसको उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए था, उसको हमारे इंडिया तक पहुँचाने के लिए, हमारे इंडिया की मार्केट में लाने के लिए उन्होंने रेलवे को डेवलप किया। तो उन्होंने यहाँ पर देखिए अपने ही बेनिफिट के लिए, अपने अपने लिए ही किया उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस, हमारे लिए नहीं किया। एंड इट एम्ड एट वाइडनिंग द साइज़ ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। इनका मेन एम क्या था कि इंडिया में जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है उनके लिए मार्केट का जो साइज है उसको बढ़ाना, उसको और ज्यादा बढ़ाना, ठीक है? तो मेन जो है रेलवे को इंट्रोड्यूस उन्होंने अपने लिए ही किया। सेकंड जो था, पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब जो भी जहां मतलब कि ब्रिटेन से जो में क्या था आपको पता है कि उन्होंने क्या किया हुआ था, हमारे जो इंडिया है उसको रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाया हुआ था, और अपने फिनिश गुड्स के लिए इंपोर्टर बना दिया था हमारी इंडिया को। तो अब इसके लिए क्या था, उनको उन्होंने जो जिन पोर्ट्स के जरिए ये क्या होती थी, ये रॉ मटेरियल ब्रिटेन में को एक्सपोर्ट हो रहा था, या ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स हमारे यहाँ इंपोर्ट होती थी, तो जिन पोर्ट्स का यूज किया जाता था वो उन्होंने डेवलप की। उसके अलावा अगर और कोई थे, और कोई कहीं पर थे भी पोर्ट्स, तो उनको तरफ उन्होंने कोई फोकस नहीं किया, क्योंकि उनकी उन्हें नीड नहीं थी। तो जहां जहां उन्हें जरूरत थी जिन जिन पोर्ट्स की, उन पोर्ट्स को उन्होंने डेवलप किया, सिर्फ किस लिए कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट अपनी कंट्री में ले सके, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सके, और वहां से जो फाइनल गुड्स हैं उनको यहाँ पर हमारी कंट्री में यहाँ पर भेज सके, ठीक है? तो थर्ड जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप्ड टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अब उन्होंने जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो थे उनको भी डेवलप किया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए, उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ को डेवलप किया। अब इसमें भी देखो ये भी उन्होंने जस्ट अपनी बेनिफिट के लिए किया, जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का किया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने जो जो क्या था, जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम था,
एक एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, यानी वो इतना महंगा किया कि उसका यूज कोई और इंडियंस जो है ना वो ना कर सके। इन्होंने इतना ज्यादा उसको महंगा बनाया हुआ था, उतना ज्यादा एक्सपेंसिव बनाया हुआ था कि उसको और कोई यूज नहीं कर सकता था। और साथ ही साथ सिमिलरली दे सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और साथ ही उसका क्या पर्पस था कि वो अपने जो लॉ एंड ऑर्डर थे उनको मेंटेन करने के पर्पस से उन्होंने ये किया। एंड सेकंड जो पोस्टल सर्विसेज थी, दूसरी तरह हम बात करें तो द पोस्टल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल दो इनएडिक्वेट। ओके, सो ये जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का जो डेवलपमेंट की उन्होंने डेवलप की है अपनी सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ही किया था। फोर्थ जो था रोड, उन्होंने रोड्स को, आप देखो यहाँ पर जो रोड्स थी उनसे पहले वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब जब रेनी सीजन होते थे तो रेनी सीजन में तो कितनी बुरी हालत हो जाती थी कि लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना ही उनके लिए मुश्किल हो जाता था। तो इन्होंने जो रोड्स को भी डेवलप किया, लेकिन किस लिए, ताकि वो क्या कर सके, वो हमारी कंट्री के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमारी कंट्री के अलग अलग भागों से रॉ मटेरियल को इन रोड की फैसिलिटीज के जरिए, इस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए उन्हें पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके। सो रोड्स वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। ठीक है, मतलब उन पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए कंट्री के अलग अलग भागों से रॉ मटेरियल को वहां तक पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया, रोड्स को डेवलप किया। So briefly, some modest infrastructural change in the economy during the British Raj is not deny. आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, उन्होंने मतलब कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लाए वो कुछ एक जो हैं, लेकिन the motive behind this change was not the growth and development of the Indian economy. Rather, it was the growth and development of British economy थ्रू कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उनका कोई एम ये नहीं था कि भाई वो इंडियन जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, नहीं। वो अपनी वो अपनी जो ब्रिटिश इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उन्होंने, और इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने इन सब को डेवलप किया। ओके, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें चेंजेस लाए। सो कॉन्सिक्वेंटली जो इंडियन इकोनॉमी रिमेन टू बी बैकवर्ड। सो नाउ वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो ब्रिटिश थे, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850। 1850 में इंडिया में ब्रिटिशों ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया एंड इट वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। And the railways affected the structure of the Indian economy in the two important ways. तो वो दो को इम्पोर्टेंट वेज कहते हैं जो इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट किया इस रेलवे ने। फर्स्ट क्या था, फर्स्टली इट अनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड देयर बाय ब्रेक ज्योग्राफिकल एंड कल्चर बैरियर्स। ओके, फर्स्ट तो ये हो गया कि एक तो लोग जो हैं आप दूर दूर का जो डिस्टेंस पर वो नहीं जा पाते थे, तो एक जो लोग डिस्टेंस है वो भी इजिली कवर हो पाता था, और जो हमारे यहाँ पर जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर थे वो भी यहाँ पर अब वो बैरियर्स भी, वो रुकावटें भी अब टूट चुकी थी। और दूसरी तरफ सेकंड, इट फोस्टर का कमर्शियलाइजेशन of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India. तो यहाँ पर जो अभी बताया था आपको पिछले हमने लेक्चर में कि कमर्शियलाइजेशन, जो इन्होंने एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया, जो इन्होंने फोर्सफुली उनको कहा कि भाई वो कमर्शियलाइजेशन करें, यानी वो सिर्फ अपने फूड, जो वो फूड की क्रॉपिंग ना करके वो किसकी, इंडिगो की, जूट की, कॉटन की, उनकी को इंट्रोड्यूस करें। तो ये जो हमारी इंडिया की जो विलेज इकोनॉमीज हैं उनके सेल्फ सफिशिएंसी को उन्होंने एडवर्सली इफेक्ट किया। सो द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स अनडाउटली एक्सटेंडेड, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा है, बट इट्स बेनिफिट्स रियली एक्यूट
पीपल, लेकिन इसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिला इतना। द सोशल बेनिफिट्स which the Indian people gain owing to the introduction of railways were thus outweighed by the country's huge economic loss। तो जो इससे साफ पता चलता है कि जो रेलवेज है उसको इंट्रोड्यूस जब ब्रिटिशों ने किया तो उन्होंने बेनिफिट के लिए उस रेलवे चाहिए था ट्रांसपोर्ट जिसके जरिए वो यहाँ से रॉ मटेरियल अपनी कंट्रीज में भेज सके और अपनी कंट्री से जो फिनिश गुड्स हैं वो हमारी कंट्री में भेज सके। तो इसीलिए उनको कुछ ट्रांसपोर्ट की इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। और मैंने आपको ईयर बताया कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया था, 1850 में। ठीक है, 1850 में उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो उस टाइम पर, ठीक है, हमारे इंडियंस को नहीं मिला। ओके, सो बट some positive impacts are there. First is railways facilitated expansion of the domestic market. अकॉर्डिंगली अब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, जो रेलवेज है उसके जरिए जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो काफी ज्यादा मतलब एक्सपेंड हुई। एंड इससे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री शोर आर सिग्निफिकेंट राइज। हमारे यहाँ पर जो मार्केट है उसके अंदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, हमारी मार्केट में काफी, हमारी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो भी काफी बढ़े, वो भी एक्सटेंड हुए। ठीक है, हमने बहुत कुछ, हम एक्सपोर्ट भी बढ़ गए हमारे, चाहे हमारा मतलब हमें पता है कि वो रॉ मटेरियल का ही हम एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स को हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है वो काफी बढ़े यहाँ पर। सेकेंड, रेलवेज फैसिलिटेटेड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज गुड कुड देन बी मूव टू डिस्टेंट प्लेसेस। अब रेलवे के जरिए क्या था, जो हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका एक तो कॉमर्शियलाइजेशन हुआ। ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन हुआ तो इससे क्या होता था कि जो गुड्स थी अब हम वो जो है दूर दूर के प्लेसेस पर भी इजिली जो है ले जाई जा सकती थी। सो दिस इम्प्लाइड अ मोडेस्ट चेंज इन द आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। तो इससे ना फार्मर्स का जो नजरिया था वो बहुत थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उनके नजरिए में थोड़ा बहुत चेंज आया। वो क्या था कि दे स्टार्टेड व्यूइंग फार्मिंग एज अ बिजनेस रादर देन म्योरली एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अब वो एग्रीकल्चर को ना सिर्फ एक सब्सिस्टेंस का सोर्स नहीं देख रहे थे कि भाई सिर्फ हमें अपनी जीविका चलानी है, बल्कि अब वो किस व्यू में देखने लगे थे, एक बिजनेस के रूप में भी एग्रीकल्चर को देखने लगे कि भाई हम अब ठीक है कि ब्रिटिशों ने उनको फोर्सफुली ये सब करवाया, कमर्शियलाइजेशन जो है करने के लिए कहा एग्रीकल्चर का, लेकिन इससे इंडियंस को ये चीज तो समझ में आई ना कि जो एग्रीकल्चर है उससे वो क्या कर सकते हैं, हम अपने एग्रीकल्चर को भी बिजनेस बना सकते हैं, हम उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ हम उससे जो है अपनी जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, हम उससे सरप्लस भी कमा सकते हैं। ठीक है, हम उससे अर्निंग कर सकते हैं और अपनी जो और जो नीडी गुड्स हैं वो भी हम अपनी फुलफिल कर सकते हैं। तो थर्ड जो था, रेलवेज enable people to break the barriers of distance and undertake journeys to far off places। अब रेलवे के जरिए क्या होने लगा, जो बैरियर्स थे, जो दूर दूर वो नहीं जा पाते थे, ठीक है, दूर दराज के प्लेसेस पर नहीं जा पाते थे, वो सब उनका अब टूट चुका था, वहां पर ये बैरियर टूट चुके थे और अब वो इजली जो है कि दूर के स्थानों पर भी अपनी जर्नी कर सकते थे रेलवे के जरिए। ओके, सो दिस प्रमोटेड कल्चरल एफिनिटी अमंग द कंट्रीमैन। And fourth is faster movement of food grain across different part of the country help control the spread of famines। अब इसमें पता है क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, मान लो जैसे जब उन्हें नहीं पता था, जब उन पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं थी, तो एक्चुअली जब कभी भी को आपको पता है कि कभी भी कोई एकदम से डिजास्टर आता है, मान लो फ्लड आ गया या फिर ड्रोट आ गया, सूखा पड़ गया या अकाल आ गया या बाढ़ आ गई, तो उससे क्या होता था कि हमारी जो कई ऐसे एरियाज होते थे जो अफेक्टेड होते थे और जहाँ पर फूड जो ग्रेन थी उसकी कमी हो जाती थी, जिसकी वजह से फैमिन्स जो है यानी कि वहां पर अकाल पड़ जाता था। तो यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज जब आ गई तो इस ट्रांसपोर्ट के जरिए अब ऐसे एरियाज के अंदर इजली जो है जो अनाज है उसको पहुंचाया जा सकता था। तो अब जो है वो जो लोग सरवाइव करते रहते थे ऐसे एरियाज के अंदर, अब उनको भी इस ट्रांसपोर्ट के, इस रेलवेज के जरिए उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट हो गया कि
अगर कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहां तक अनाज को ये आसानी से पहुंचाया जा सकता था। ओके, तो ये जो थे कुछ एक रेलवेज के पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, बट इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, सो वो भी देखते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे? फर्स्ट जो था, रेलवेज कंट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये सब आपको सबको पता है कि रेलवे ने किस चीज में कंट्रीब्यूशन किया, कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा अब एक्सप्लॉइट किया गया। एज अ कॉलोनी उसको ब्रिटिशों ने रेलवे के जरिए बहुत एक्सप्लॉइट किया, बिकॉज primary goods means raw material could then be easily transported from the field and farms to the ports for the purpose of export to the British economy। क्योंकि अब वो आसानी से क्या कर सकते थे, रेलवेज के जरिए आसानी से इस ट्रांसपोर्ट के जरिए वो फील्ड से क्या करते थे, रॉ मटेरियल को पोर्ट्स तक पहुंचाते थे, ताकि वो ब्रिटिश इकोनॉमी ताकि जो क्या कर सके कि जो ब्रिटेन के अंदर इन रॉ मटेरियल को पहुंचाया जा सके और ब्रिटिश इकोनॉमी को वो डेवलप कर सके। ओके, तो उन्होंने काफी एक्सप्लॉइट किया इस रेलवेज का। एक तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। Second, finished goods coming as imports to the Indian economy could be easily transported to the interior of the country for purpose of sale। सेकंड क्या था, जो फिनिश गुड्स थी वहां पर जैसे ही रॉ मटेरियल ले जाते थे तो वहां पर इंडस्ट्रीज के अंदर उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार की जाती थी, फाइनल गुड्स बनाई जाती थी। एंड देन फिर इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट के रूप में ये फिनिश गुड्स उनके यहाँ आती थी। तो इस ट्रांसपोर्ट के जरिए इजली जो है हमारी कंट्री के अंदर जो है ये जो फिनिश गुड्स थी ये बड़ी इजली आ जाती थी। और ये किस वजह से भेजते थे? सेल के पर्पज से हमारी कंट्री के अंदर इनको भेजा जाता था। और यहाँ पर इन्होंने हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स के लिए की जो मार्केट थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। और इन ब्रिटिश जो गुड्स थी, इनके जो ब्रिटेन से जो ये फाइनल गुड्स आई थी, जो ब्रिटिश गुड्स थी, उनके लिए मार्केट जो है वो एक्सपेंड होती चली गई। थर्ड जो नेगेटिव इम्पैक्ट था, दैट इज दस द स्प्रेड ऑफ रेलवेज लेड टू द स्प्रेड ऑफ डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो इस तरीके से रेलवेज जितना ज्यादा तेजी से बढ़ा उतनी ही ज्यादा ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली गई। ओके, so next is, and the last topic is, was there any positive impact of the British rule in India? क्या यहाँ पर कोई ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशों का राज था तो क्या वहां पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे? तो अगर हम ब्रिटिशों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मान लो अगर हम उनके डेवलपमेंट के उनके मोटिव के रूप से देखें तो हमें लगता है कि नहीं, नो, हमारा आंसर यही होगा कि नो। ठीक है, इसका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था। बट अगर हम क्या देखें, अगर हम बाद में उसका देखें कि हम लोगों ने को वो ऐसी कुछ चीजें दे गए, ऐसे कुछ चीजें सिखा गए जिसने बाद में जब ब्रिटिश चले गए तो बाद में जिसने हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प की। ऐसी बहुत सी चीजें जो है ब्रिटिश हमें दे गए। ओके, तो हम देखते हैं वो क्या थी। एक्चुअली सर्टेनली नोट इफ द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इज स्टडीड with reference to motive of the British government in India. The motive was clear and focused. क्या था वो? कि it was a colonial exploitation of the Indian economy. तो यहाँ तो हमारा आंसर क्या होएगा? No. But the means to, however, the means to achieve the end yielded some positive side effects. और ये क्या थे? फर्स्ट जो था हमारे पास वो था कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। सबसे बड़ा जो ये बेनिफिट मिला कि लोगों का कमर्शियल आउटलुक जो है फार्मर्स का जो है वो आया उनको। वो अब क्या देखने लगे, अब उनका नजरिया जो था ना वो अब एक व्यापार वाला नजरिया हो गया, बिजनेस वाला नजरिया हो गया कि हाँ, हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये जो है बेनिफिट उनको हुआ ब्रिटिशों के आने से। सो फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल expose the subsistence farmers to uncertainties of the market. True, but it also led to a gradual change in outlook of the farmers. लेकिन इसने
लोगों के इसने फार्मर्स का जो नजरिया था, जो उनका आउटलुक था, उसमें में चेंज लेकर ये आया। हम ये कहते हैं कि उन्होंने जो हमारे शुरू में जो ब्रिटिशों ने उनको फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन करने को कहा अपने एग्रीकल्चर का, जिससे फार्मर्स का जो सब्सिस्टेंस था, उसके ऊपर जो उनकी जीविका थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा इस चीज का। और मार्केट में एक अनसर्टेनिटीज आ गई, अनिश्चितता उत्पन्न हो गई मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी लोगों का जो है एक जो आउटलुक था वो उसमें चेंज आया। द फार्मर स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस of the produce as an important determinant of their production decision. So second is new opportunities of employment. अब employment की नई नई opportunities आई, कैसे कि spread of railways and roadways opened up new opportunities of economic and social growth. नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है इस रेलवेज के और ज्यादा स्पेंड होने से, रोडवेज के खुलने से, सो क्या होने लगी, जो अपॉर्चुनिटीज है नई इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ की जो नई नई अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ी। देन थर्ड इज कंट्रोल ऑफ फैमिन्स। अब मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे मान लो पहले क्या होता था, अगर कहीं पर कोई डिजास्टर आ गया, कहीं क्या हो गया, अकाल आ गया, कहीं पर कहीं बाढ़ आ गई, तो वहां पर अब लोगों की पहुंच नहीं होती थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो लोग जो है ऐसे एरियाज में वो ऐसे ही मर जाते थे भूख में। लेकिन अब इस ट्रांसपोर्ट के जरिए जब ये इंट्रोड्यूस हो गई ये चीजें, ट्रांसपोर्ट आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो गया थोड़ा, तो अब इससे लड़ सकते थे। ये कहीं पर किसी एरिया को अगर कोई एरिया इस तरीके से अफेक्टेड हो जाता था तो वहां तक जो है क्या पहुंचाया जा सकता था, हेल्प पहुंचाई जाती थी। सो इसने काफी कंट्रोल किया इन चीजों को। ओके, सो रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट facilitated rapid movement of food grain to the famines affected areas. So accordingly famines were controlled. Okay, then fourth is monetary system of exchange. Actually आपने सुना होगा barter system. Okay, barter system सुना होगा when the commodity are exchanged with the commodity. हम क्या होता था, हम पहले क्या करते थे, हम लोग मनी का यूज नहीं करते थे कोई भी गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, हमने क्या करा, किसी ने मान लो किसी ने गेहूं उगा ली, किसी ने जूता बना लिया, किसी ने कपड़ा बनाया, तो हम आपस में ही एक दूसरे से क्या करते थे, इन कॉमोडिटीज को चेंज कर लेते थे। ठीक है, तो इसे बार्टर सिस्टम बोला जाता था, जहां पर मनी का यूज नहीं होता था, गुड्स का गुड्स के साथ एक्सचेंज कर लिया जाता था। लेकिन ब्रिटिशों ने हमें मोनेटरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर लेकर आए। अब हम जो है एक्सचेंज करने के लिए मनी का यूज करने लगे। ठीक है, सो देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मोनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एंड ग्रोथ ऑफ मोनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्योंकि क्या हो गया कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, तो अब क्या होता था उस टाइम पर लेबर जो जिसकी जिस चीज में स्पेशलाइजेशन होती थी, तो हम डिवीजन नहीं कर पाते थे कि चलो उसको यही पोर्शन दे दिया जाए करने के लिए जिसमें वो स्पेशलाइज है। लेकिन जैसे मोनेटरी सिस्टम आया, अब पता है कि जिसका जो काम है, मान लो किसी का थोड़ा छोटा काम है, किसी का थोड़ा हाँ और बड़ा काम है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग जितना उसने काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको अब मनी दी जाती थी। तो एक डिवीजन जो है ना वो इजी हो गया। ठीक है, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है डिवीजन भी इजी हो गया। अच्छा, जिसने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको रिवेन्यू मिल गए। ओके, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो भी यहाँ पर होने लगी। फिफ्थ जो है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंट सिस्टम। अब यहाँ पर क्या था, लोग जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो हमारी कंट्री को सबसे जो मेन जो चीज करके गई है ना, ब्रिटिश जो है वो ये करके गए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी वो सिखा गई हमारे इंडियंस को कि एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो कैसे चलाया जा सकता है, कैसे चलाया जाता है। तो ये चीज वो सिखा गई। जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं या प्लानर्स हैं, उनको ये एक विरासत के रूप में दिखेगी कि कैसे हम जो है प्लानिंग करें, हम कोई भी काम करें तो कैसे प्लानिंग करें और कैसे फिर उसको इम्प्लीमेंट करें और कैसे हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली चला सकते हैं। तो ये सब वो सिखा कर गए। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट द लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट system of administration, and this served as a ready reference for our politicians and planners. Okay students, so today our chapter is completed now, so that's all for today. Have a good day.